हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 6 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। अगर आप इन 6 क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो आपका 5 से 10 नंबर एकदम फिक्स रहता है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में अब की बार आप टॉपर बनकर आए। जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देंगे उनको मैं टॉपर बना के रहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आइए, ठीक है, ताकि हमारी उसकी तैयारी भी अच्छे से हो सके, क्योंकि हमें लगता है केमिस्ट्री में हम वीक हैं। आप वीक नहीं हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आप कमजोर ही रह जाएंगे। खुद को स्ट्रांग समझिए, स्ट्रांग तरीके से तैयारी कीजिए और एग्जाम में आप फोड़कर इस बार आएंगे, मतलब 95 प्लस लेकर आएंगे। देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 हर साल बोर्ड में आने वाले 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, 5 से 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन से 6 टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तब तो मैं ऐसे ही पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। आज मैं 6 लेकर आया हूं, आगे आगे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए और भी क्लासेस ला सकूं। देखिए, हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक में सबसे पहला कि मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है। आप प्रीवियस ईयर पेपर, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। दूसरा है टीएनटी बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, इसको बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए एवं इसके उपयोग लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 बार, 4 से 5 बार आपके एग्जाम में ये आ चुका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए क्वेश्चन है फिनॉल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठाकर, ये एग्जाम में आ चुका है। चौथा है विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं इनको तैयार करके जाइएगा, आज ही पढ़ लो ताकि बाद में ना पछताना रहे। 5 नंबर क्वेश्चन है एल्कोहल की जल में विलेयता समझाइए। जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं OH वाले, पता है कि नहीं, जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इनकी जल में विलेयता को आपको समझाना है कि आखिर ये जल में कितने विलेय हैं, कितने घुलते हैं। 6 नंबर है ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है। इस क्वेश्चन की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये 5 से 6 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका है कि मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है। देखिए, ये हमारे एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी वीडियो लेकर आऊं तो बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए, परिशोधित स्पिरिट एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विलायक आदि के रूप में किया जाता है। मतलब परिशोधित स्पिरिट होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक होता है और इसका उपयोग हम औद्योगिक विलायक के रूप में करते हैं। नशे के लिए एथिल अल्कोहल को प्रबंधित करने के लिए इसमें 5% से 10% मेथिल अल्कोहल, मतलब अगर आपको मेथिलेट स्पिरिट बनाना है तो एथिल अल्कोहल ले लीजिए, उसमें 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला लीजिए, 0.5% पिरीडीन मिला दीजिए और 0.5% रबड़ मिला दीजिए। जैसे विषैले तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। अतः मेथिलीकृत स्पिरिट एथिल अल्कोहल, पिरीडीन तथा रबड़ आसुत का मिश्रण होता है। मतलब मेथिलित स्पिरिट क्या होता है, इसमें एथिल अल्कोहल, पिरीडीन और रबड़ आसुत आदि का मिश्रण जो होता है ये मेथिलिट स्पिरिट कहलाता है। आप कह सकते हैं कि मेथिलिट स्पिरिट में एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और पिरीडीन और रबड़ का मिश्रण होता है, उसी को हम
क्या कहते हैं, मेथिलेट स्पिरिट कहते हैं। इसमें 5 से 10 देखिए एथिल अल्कोहल रहेगा, 5 से 10% मेथिल अल्कोहल रहेगा, 0.5% पिरीडीन रहेगा तथा 0.5% रबड़ रहेगा। ठीक है, इन सबको मिलाकर मेथिलेट स्पिरिट का निर्माण किया जाता है। बस इतना ही लिखना है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है भैया, अगर इतना लिख आओगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी है बाबा जी से मैंने ले रखा है और आपको दे दूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा कोई ना तो घोल, अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज टॉपर बनते। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो भी होगा आपके मेहनत से होगा। ना तो कोई दूसरा आपकी कॉपी लिखने आएगा, ना तो कोई दूसरा आपको याद कराने आएगा। खुद सुबह उठकर जग कर पढ़ना होगा। अगर तुझे कुछ करना है तो दिन रात लड़ना ही होगा। ठीक है, मैं कहता रहता हूं। तो ये मेथिलेट स्पिरिट समझ में आ गया। ये मतलब एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन और रबड़ का मिश्रण होता है। इसमें एथिल अल्कोहल होता है 5 से 10% मेथिल अल्कोहल, मतलब 5 से 10% मेथिल अल्कोहल, 0.5% पिरीडीन, 0.5% रबड़, बाकी जो परसेंट बचा वो एथिल अल्कोहल रहता है। ठीक है, समझ में आया, लगभग 95%। तो ये आपका मेथिलेट स्पिरिट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है देखो, टीएनटी बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012, 13, 15, 14 में आ चुका है। देखिए इसका उपयोग भी लिखिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, टीएनटी बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन समझना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं केमिस्ट्री में वीक हूं। आप वीक नहीं है, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सर्च कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को पढ़िए। पूरा सिलेबस वो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा जिसने अभी जल्दी तैयारी शुरू की है। जो शुरू से पढ़ता आ रहा है वही आप, उसी को पूरा सिलेबस पता होगा। देखिए टीएनटी बनाने की विधि, सांद्र H2SO4 तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण द्वारा नाइट्रीकरण करने पर आर्थो तथा पैरा नाइट्रोटाइलुइन प्राप्त होती है। अधिक ताप पर सधूम HNO3 के साथ डाई और ट्राई नाइट्रोटाइलुइन यौगिक प्राप्त होते हैं। मतलब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। केमिकल रिएक्शन समझ गए तो सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले आपको लेना है टालुइन। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये टालुइन क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री इतना इजी सब्जेक्ट भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले टालुइन ले लीजिए। टालुइन में करना क्या है, एक बेंजीन आपने रिंग बनाया, इसके ऊपर CH3 लगा दीजिए, या इसी को लिख सकते हैं C6H5CH3। चाहे फॉर्मूला लिखिए चाहे आप इस प्रकार से, मतलब ये बेंजीन रिंग है, ये C6H5 है, C6H6 है, ऊपर मैंने ये लगा दिया भैया, तो एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो CH3 जुड़ गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझिए। इसको आपको क्या करना है, ऊपर दिया गया है, मतलब आपको सांद्र HNO3 के मिश्रण द्वारा, मतलब आपको इसका रिएक्शन HNO3 से करा देना है। अब आप लोग कहेंगे सर जी HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है और H2SO4 की उपस्थिति में आपको इसका रिएक्शन कराना है। देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण से, तो टालुइन लिया, उसकी अपक्रिया आपने HNO3 और H2SO4 के मिश्रण में कराया, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से समझो। एक बेंजीन रिंग तो आपका भाई बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक सके तो रोक ले भाई। देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, बेंजीन रिंग बन गया। इसके ऊपर जो ये भैया हमारे CH3 है ये ऐसे ही रहेंगे। ये कह रहे हैं हम हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नहीं हटेंगे भाई। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां से NO2 आकर यहां पे ऐड हो जाएगा। ये देखो ये भैया यहाँ पे आ गए, और ये आपका यहाँ पे देखिए NO2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से एक H निकला, यहाँ पे ऑलरेडी H है, H2, और O बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इनका नाम क्या है, आप लोग कहेंगे देखिए ऑर्थो पर लगा हुआ है तो इनका नाम होगा आर्थो नाइट्रोटालुइन। इनका नाम है टालुइन, टालुइन। ठीक है, और इनका नाम होगा, क्योंकि इसमें NO2 लगा है नाइट्रो, तो इनका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो टालुइन। ठीक है, ये हमारे आर्थो नाइट्रो टालुइन हो गया। अब हमें एक चीज और बनेगा, सिर्फ यही नहीं बनेगा, एक और बनेगा इसके साथ, इन्हीं के भाई समझ लीजिए, एक और इसमें आपका रिएक्शन होगा। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे एक और यौगिक बनेगा इसके साथ, वो बना है भैया, ऊपर तो CH3 रहेगा ही रहेगा, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं रहेगा। ठीक है, ये CH3 आपका हो गया।
अब ये NO2 जो यहाँ ऑर्थो पर लगा है ये जाकर नीचे लग जाएगा। जब नीचे लगेगा भैया तो ये पैरा हो जाएगा। ऑर्थो पैरा ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तो इनका नाम होगा पैरा नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है, समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर जी ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं क्या समझ में आएगा। अब देखिए ये स्टेप हो गया, मतलब हमने टॉलुइन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई तो ऑर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन बना। ठीक है, अब देखिए इसका हम फिर से रिएक्शन कराएंगे, यहां पे कर देते हैं या फिर इसी स्टेप को हम नीचे लिख देते हैं। चलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। देखिए मैं यही कंपाउंड लिख रहा हूं, यही कंपाउंड में यहां पे, या तो एक काम कीजिए यहीं से रिएक्शन करा दीजिए। देखिए मैंने इसका रिएक्शन कराया, अब हम लेंगे, देखिए ऊपर देखिए अधिक ताप पर सधूम HNO3। अब यहां से हम सधूम HNO3 से इसका रिएक्शन कराएंगे, सधूम HNO3। ठीक है, हमने रिएक्शन करा दिया। तो जब इन दोनों का सधूम HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा भैया, देखो ध्यान से समझना, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। ये तो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर CH3 लगा है, इनको भी ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए जो यहां पे NO2 है वो यहां पे लग जाएगा, जो नीचे है वो नीचे लग जाएगा। देखिए ये NO2 यहां पे लग गया और एक NO2 नीचे लग जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों की अभिक्रिया ऑर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन की अभिक्रिया सधूम HNO3 से मैंने कराया तो ये हमारा ये बन गया, ये NO2 यहां लग गया, ये NO2 यहां लग गया। इसका नाम होगा देखिए 2,4 डाई नाइट्रोटॉलुइन। देखिए 2,3,4 ये दूसरे पर है, ये चौथे पर है, तो 2,4 और 2 नाइट्रो है तो डाई नाइट्रो, टॉलुइन ऑलरेडी है तो इसको लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रो। अभी टेंशन मत लीजिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आगे भी मैं बताऊंगा। डाई नाइट्रो टॉलुइन ये हमारा बन गया। अब लास्ट स्टेप हमारा आता है, देखो अब फिर से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तब TNT हमारा बनेगा। फिर से हमने इसकी अभिक्रिया करानी है HNO3 से। अब ये हमारा बन जाएगा भैया TNT। देखो कैसे बनेगा, TNT में क्या होगा, नाइट्रो जो समूह है वो 3 रहेगा। देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर हमारा भैया CH3 तो रहेगा ही, CH3। ठीक है, यहां पे आपका NO2 जुड़ा ही था वो तो रहेगा ही। देखिए NO2 यहां नीचे भी NO2 था, इनको भी रखेंगे भाई, ये भी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक काम और होगा, इस साइड में भी NO2 हमारा जुड़ जाएगा। देखिए यहां से NO2 निकलेगा और यहां पे जुड़ेगा NO2। देखो NO2 निकला, ठीक है, यहां से NO2 निकल गया, जुड़ गया। यहां पे बचा क्या, H और H बचा, तो H और वो बचा, HO बचा। और यहां भैया जब NO2 जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो NO2 आएगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। तो ये H और यहां से जो हाइड्रोजन हटा H2 और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। इसी का नाम है भैया, इसी को लाने के लिए, इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। तो 2 देखिए 1 2, ये 2 3 4 2 4 5 6 2 4 6। अब ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रो, क्योंकि भैया 3 नाइट्रो है, नाइट्रो कंपाउंड है तो ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इनका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो हैं तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। इसी का नाम है TNT, इसी को हम लोग बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है, यही आपका बनाना था, हमने बना दिया। उपयोग कोई पूछे तो हेडिंग डाल दीजिए सिंपल सा, उपयोग। इसका यूज कहां होता है, तो इसका एकमात्र यूज होता है भैया विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक, बॉम्ब का नाम सुने हैं, बॉम्ब, विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का। तो समझ में आया हमें ट्राई नाइट्रोटॉलुइन कैसे बनाना है। पहले टॉलुइन की अभिक्रिया HNO3 और H2SO4 के साथ करानी है तो ऑर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन बना। फिर उसकी अभिक्रिया सधूम HNO3 से करानी है, तब बनेगा हमारा 2,4 डाई नाइट्रोटॉलुइन। फिर 2,4 डाई नाइट्रोटॉलुइन की अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल से करानी है तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बन गया। यही है TNT। भाई थोड़ा प्रोसेस लंबा था मैं कहूंगा, लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ के गए तो पछताना भी पड़ेगा। अगर एक बार इसका प्रोसेस समझ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ के खाइए, आराम से जाइए, लिख कर आइए और टॉप पर बनिए। ठीक है, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फिनॉल की अम्लीयता पर टिप्पणी कीजिए। फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं? आप लोग सुना होगा आप लोगों ने कि जो फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। तो इसकी अम्लीयता पर आपको टिप्पणी करना। चलिए करते हैं भाई, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बताएगा, लगातार पढ़ाते हुए जाता है। उन क्वेश्चंस को वो नहीं बताते जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड है, क्योंकि कम समय है, कम समय में आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, फिनॉल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आप लोग कहेंगे सर जी फिनॉल क्या होता है बता दीजिए। अरे क्या बता दूं, वो तो सिंपल सा है। देखिए ये आपने बनाया एक बेंजीन रिंग, हमने बना दिया, ठीक, समझ में आ गया। यहां पे ये ऊपर लगा दीजिए OH, यही है फिनॉल। यही क्या है, यही फिनॉल है। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉर्मूले से लिखना चाहें, देखिए C6H5OH, यही फिनॉल है। ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है। अब फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं तो देखो ऊपर समझो थोड़ा सा। ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति के कारण, देखिए OH समूह की उपस्थिति है इसमें, उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद अस्थायीकरण के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। चलिए फिनॉल की अपक्रिया करा देते हैं हम जल से, फिनॉल का जल अपघटन करा देते हैं, तो ये एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। देखो ये, ठीक है। ये अब देखिए बनेगा क्या, ये जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो इसमें बनेगा, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, समझाना मेरा काम है। इसमें फिनॉक्साइड आयन बनता है, देखिए O- बनेगा और प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनेगा, ठीक है। तो वही कहा गया है, जब हम फिनॉल का जल अपघटन कराएंगे भैया ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, आयन। और इसी को बोलते हैं अनुनाद अस्थाई, ठीक है, मतलब ये अस्थाई अनुनाद हो रहा है, तो अनुनाद अस्थाई, ठीक है। तो यही कहा गया है कि ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति के कारण, देखिए फिनॉल में OH समूह होता है, OH अल्कोहल का ग्रुप होता है, तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद अस्थायीकरण के कारण, देखिए इसका जब हमने जल अपघटन कराया तो क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना, ये अनुनाद अस्थाई है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो अनुनाद अस्थाई के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, देखिए यहाँ पे निगेटिव है, ये एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये जो रीजन है ऊपर मैंने बताया है, सिर्फ इतना 4 लाइन 3 लाइन आप लिख देंगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। एक छोटी सी लाइन का आपको 3 से 4 नंबर मिलते हैं। तो ऐसे आपको पढ़ना है। मतलब क्या है, फिनॉल में ध्रुवीय OH समूह होता है, हाँ, तो OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद अस्थायीकरण के कारण, देखिए हमने जल से अपक्रिया कराया तो ये फिनॉक्साइड आयन बना, तो इसी के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त कर देते हैं, अर्थात ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बस इतना सा लिखना है, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, समझ में आ गया। तो ये आपको लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिख कर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है। देखिए, विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। हमारे केमिस्ट्री में रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी है, लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपको पढ़ने होते हैं। इसमें नेम्ड रिएक्शन भी होता है, जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, इन सारे रिएक्शंस को आपको पढ़ना होता है और पढ़ना पड़ेगा। तो सारे नेम्ड रिएक्शन मैंने एक ही वीडियो में बताया है, यकीन नहीं करोगे, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है वो, और जो स्टूडेंट उस वीडियो को देख लेगा, समझ लीजिए केमिस्ट्री में 20 नंबर उसका क्लियर हो जाएगा। सर्च कीजिए यूट्यूब पर क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। देखिए विलियमसन संश्लेषण का यूज डाई एथिल ईथर बनाने में किया जाता है। तो देखिए समझिए, सर्वप्रथम विलियमसन ने इस विधि द्वारा ईथर प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम विलियमसन ने इस विधि द्वारा ईथर प्राप्त किया, ठीक है।
ईथर प्राप्त किया। ठीक, देखिए इस विधि में एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर प्राप्त किया जाता है। मतलब हमारा विलियमसन संश्लेषण विधि क्या है, आप डाई एथिल सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए, उसकी अपक्रिया एथिल आयोडाइड से करा दीजिए, डाई एथिल ईथर बन गया। यही है विलियमसन संश्लेषण विधि। देखो आप लोगों को सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखो ये है सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अपक्रिया आपको करानी है एथिल आयोडाइड के साथ। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है C2H5I, या इसी को लिख सकते हैं IC2H5। मतलब आपको I मैंने पहले लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथिल आयोडाइड देखिए 2 कार्बन है एथिल, I है आयोडाइड। ठीक है, अब देखिए बनेगा क्या, ध्यान से समझिए। ये C2H5 आपका ऐसे ही है, देखिए C2H5O ले लेंगे, यहाँ से O ले लिया, यहाँ से C2H5 ले लेंगे, C2H5 हो गया। यही है डाई एथिल ईथर। बचा क्या, Na बचा, I बचा, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे NaI। देखिए हमने सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराई, हमारा डाई एथिल ईथर बन गया। यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसका नाम है, नाम लिख दीजिए भाई, नाम इतने अच्छे से इनके माता पिताजी ने रखाया है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, ये अपने नाम के कारण ही पहचाने जाते हैं, कुछ लोग गुम नाम होते हैं। तो सोडियम एथॉक्साइड है, इनका नाम है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, आप लोग कहेंगे सर जी एथिल आयोडाइड कैसे है, कुछ लोग हैं। ठीक है, तो देखिए 2 कार्बन है भैया, 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, तो एथिल ही तो होगा। इनका नाम है डाई एथिल ईथर। आप लोग कहेंगे सर जी डाई एथिल ईथर क्या है। देखिए डाई मतलब 2 एथिल है, डाई एथिल का मतलब 2 एथिल, O लगा है भैया, ईथर ROR होता है, ईथल का फंक्शनल ग्रुप आपको पता होगा, तो डाई एथिल ईथर। भैया को तो जानते होंगे, अकेले रहते हैं गुमनाम से, NaI का नाम है सोडियम आयोडाइड। इतना तो पता ही होगा, छोटे बच्ची हो गया। देखिए तो क्या किया हमने, सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराया, डाई एथिल ईथर बन गया। यही है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, काम हो गया। यही इतने का आपको 3 नंबर दिया जाएगा, समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम विलियमसन ने इस विधि द्वारा ईथर प्राप्त किया। इस विधि में एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। यही है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। बस हो गया, समझ में आ गया, आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का। ये सारे क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर के ही हैं। देखिए अल्कोहल की जल में विलीयता को समझाइए। अब अल्कोहल तो आपको पता है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। इसमें कौन कौन से यौगिक आते हैं, आपने सुना होगा मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल CH3OH, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, C3H7OH। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से यानी कि C3H7OH, तो ये सब हमारे होते हैं। जैसे ये मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो इनकी जल में विलेयता समझानी है, अल्कोहलों की जल में विलेयता। तो पहले समझिए, प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं क्योंकि इनका अणुभार निम्न होता है। देखिए जो प्रथम 3 सदस्य हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये बहुत ज्यादा जल में विलेय होते हैं क्योंकि इनका अणुभार कम होता है। देखिए अभी यहाँ पे कार्बन एक ही है और हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन, इनका अणुभार निकालेंगे तो कम होगा, इनका थोड़ा ज्यादा, इनका थोड़ा ज्यादा। जैसे ही आप लोग C4H9OH पे जाएंगे, इसके आगे जाएंगे, ठीक है, C5H11OH पे जाएंगे तो इन सबका अणुभार ज्यादा होगा। तो देखो क्या कहा गया, प्रथम तीन सदस्य जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं क्योंकि इनका अणुभार निम्न होता है। यानी कि स्टार्टिंग के 2-3 लोग जो होंगे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इनका ये जल में काफी विलेय होते हैं क्योंकि इनका अणुभार कम होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है जल में विलेयता घटती है। जितना ज्यादा अणुभार बढ़ेगा विलेयता घटेगी, मतलब अणुभार बढ़ा तो विलेयता घटेगी, अणुभार घटा तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जो अणुभार होता है वो विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
देखिए, जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, क्योंकि एल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। मतलब एल्कोहल में OH होता है कि नहीं होता है, एल्कोहल उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बहुत ज्यादा ध्रुवीय होते हैं। उच्च सदस्यों में +I प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होते हैं, अतः इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, अतः ये कम विलीय होते हैं। मतलब देखिए, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनेगा उतना ज्यादा वो विलीय होंगे, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध कम बनेगा उतना ज्यादा वो कम विलीय होंगे। तो ये जो हमारे प्रथम 3 सदस्य हैं एल्कोहल में, ये जो है इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता ज्यादा होती है, तो ये जल में ज्यादा विलीय होते हैं। जो नीचे वाले हैं हमारे प्रोपिल ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, इनकी जो है हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः ये कम विलीय होते हैं। मतलब हाइड्रोजन बंध जितना अच्छा बनेगा उतना ज्यादा विलीय होंगे, जितना कम बनेगा उतना कम विलीय होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि एल्कोहल के जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं वो जल में बहुत ज्यादा विलीय होते हैं, क्योंकि इनका अणुभार कम होता है, और जिसका अणुभार ज्यादा होगा वो जल में कम विलीय होगा। ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है जल में विलीयता घटती है, मतलब अणुभार बढ़ेगा तो विलीयता घटेगी। जल में विलीयता हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, क्योंकि एल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह काफी ध्रुवीय होते हैं। उच्च सदस्यों में +I प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाले सदस्य होते हैं, अतः इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, अतः ये कम विलीय होते हैं। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होगी वो उतने ज्यादा विलीय होंगे, ध्यान रखिएगा। बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ल्यूकास परीक्षण क्या है? व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? ल्यूकास परीक्षण है क्या, और इसका प्रयोग हम किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में करते हैं? चलिए जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ल्यूकास परीक्षण जो है, मैं कह दूं आपको, या आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और आप नहीं, आप प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर दे चुके हैं उन स्टूडेंट से जाकर पूछ लो। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं, ल्यूकास परीक्षण का उपयोग हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए करते हैं। मतलब इसका उपयोग हम एल्कोहलों को पहचानने में करते हैं। एल्कोहल 2-3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। मतलब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इन्हीं को पहचानने में हम इसका यूज करते हैं। कैसे पहचानेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है? तो देखो, ल्यूकास परीक्षण यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब इन तीनों में अंतर करने की सबसे सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, देखिए ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के घोल को ही हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इन्हीं के मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। बस आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा, तनु HCl निर्जल ZnCl2, तो आप गलत कर देंगे। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसको कैसे याद करोगे? ट्रिक बताऊं, देखिए HCl सांद्र होता है, क्यों? क्योंकि ल्यूकास के लास्ट में सा है, तो आप समझ लीजिए सांद्र HCl होगा। सांद्र में भी सा है, ल्यूकास में भी सा है, तो आप समझ लीजिए ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। आपको एग्जामिनर क्या करता है, तनु HCl दे देता है, तो वो गलत है, क्योंकि ल्यूकास के लास्ट में सा है। ये ट्रिक है, ठीक है। इसी के प्रति भिन्न भिन्न गति से अपक्रिया करने पर निर्धारित है। मतलब क्या होगा, हम लोग एल्कोहल की अपक्रिया HCl और ZnCl2 से कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बनता है, तो धुंधलापन उत्पन्न होता है। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा भैया तो वो तृतीयक एल्कोहल होंगे। अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा तो द्वितीयक होंगे। अगर उत्पन्न ही नहीं होगा तो वो प्राथमिक एल्कोहल होंगे, ठीक है। अभी समझाता हूं, देखो पहले ये समझ लो ये किस प्रकार की विधि है। ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, जिसको सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अपक्रिया करने पर निर्धारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। जैसे देखो, हम एल्कोहल ले लेते हैं ROH, ये हमारा एल्कोहल है। R क्या है, एल्किल। एल्किल की जगह पर हम मेथिल रख सकते हैं, एथिल रख सकते हैं, ठीक है। ये एल्किल होते हैं, यही सब एल्किल हैं, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें किससे करानी है, देखिए सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो देखिए हमने इसकी क्रिया करा दी HCl से, ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए गिब्स आउट, ऊपर क्या लेना है हमें, ZnCl2 लेना है, निर्जल ZnCl2, निर्जल
ZnCl2 और ये सांद्र हम लेंगे, सांद्र, ठीक है। और ये भैया एल्कोहल है, लिख देते हैं सबको, एल्कोहल। हमने रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, देखो ये एल्किल जो है R जो है ये क्लोरीन से कहेगा बहन तू इधर आ, तो ये Cl जो इधर चले जाएंगे अपने भाई के साथ, ठीक है। और प्लस ये H जो है ये इसकी बहन है, ये भैया है OH, ठीक है, ग्रुप में है, ये एल्कोहल का ग्रुप है, तो ये कहेंगे तुम दोनों इधर आ जाओ, वो उधर चला गया तुम इधर आ जाओ, बराबर का टक्कर हो, तो H मिलकर बना लिए H2 और ज्यादा मजबूत हो गया और वो बन गया, ये बन गया भैया। ये जो RCl है इनको बोलते हैं एल्किल हाइलाइड, एल्किल क्लोराइड आप बोल सकते हैं क्योंकि Cl लगा है, ठीक है, क्लोराइड। अब एल्किल क्लोराइड के जगह मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब एल्कोहल सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, और इसी के साथ जब ये एल्किल क्लोराइड बनेगा तो धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब देखिए समय पर निर्धारित है कौन कैसा होगा। देखिए अगर कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, अगर यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल होगा तब जब ये रिएक्शन होगा वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देंगे, तो समझ लो वो तृतीयक एल्कोहल है। अगर कमरे के ताप पर द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, यानी कि ये रिएक्शन हो गया, अब अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हुआ तो वो द्वितीयक एल्कोहल होंगे, ठीक है, यानी कि समय पर निर्धारित है। तीसरा है कमरे के ताप पर प्राथमिक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते अतः विलयन पारदर्शक होता है, और अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ तो ये प्राथमिक एल्कोहल होंगे। मतलब हमें एल्कोहल की अपक्रिया सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 से करानी है तो एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन उत्पन्न होता है। अगर नहीं उत्पन्न हुआ धुंधलापन तो वो प्राथमिक एल्कोहल होंगे, अगर 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न हुआ तो द्वितीयक एल्कोहल होंगे, और अगर तुरंत उत्पन्न हो गया तो वो तृतीयक एल्कोहल होंगे। मतलब समय पर, ठीक है, तुरंत, देखिए तुरंत उत्पन्न होगा तो तृतीयक, तुरंत में ता आ गया और तृतीयक में भी ता है, इसका मतलब अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा तो वो तृतीयक होगा। ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपका होगा ल्यूकास परीक्षण, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में हर साल पूछे जाने वाले 6 टॉपिक्स को बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानिए इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे। देखिए सारे टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं रेगुलर कंटिन्यू इस प्रकार के क्लासेस को रखूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन सबको पढ़ के जाइएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ एकदम जेन्युइन बताता हूँ, वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है भाई, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन उसमें से आएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।